अच्छे से एक्सप्लेन कर दें कि व्हाट इज पाइवट टेबल। So basically pivot table, I'll try sir. जी सर बेसिकली pivot table यूज किया जाता है कि जहाँ पे हमारा एक्सेल के अंदर जो रिकॉर्ड है वो काफी ज्यादा है एंड उसको एक समराइज तरीके से आगे प्रेजेंट करना। ओके एंड उसके बेसिस पर अगर हम कुछ एनालिसिस अगर करना चाहें तो वो दैट विल हेल्प अ लॉट। ग्रेट ग्रेट। अनमोल सर आप बताएं व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑन पाइवट टेबल। सर लार्ज डेटा को क्वालिटी वे में समराइज करना तरीके से एंड इवन वी कैन से लाइक इन्फ्रेंसेस भी हम उसमें निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल। आपके साथ मैम भी हैं भावना। जी मैम, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑन पाइवट टेबल। सर सेम डेटा एनालिसिस करना हो या इन्फ्रेंस निकालने हो तो उसके लिए पाइवट टेबल हम यूज करते हैं। ठीक है ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पाइवट टेबल। पाइवट टेबल एक ऐसा टूल है, अगर एक्सेल में कुछ नहीं आता आपको, ABCD भी नहीं आती, एक्सेल की स्पेलिंग भी नहीं आती है, खाली पाइवट टेबल आप सीख लो तो एटलीस्ट 20% रिपोर्ट आप बना सकते हैं। कुछ लोग तो बोलते मैं एक्सेल जानता हूँ, तो क्या जानते हो, तो पाइवट टेबल लेकिन उसका काम भी चल जाता है। इतना इंटरेस्टिंग चीज़ है और इतना इम्पॉर्टेंट है। यस, पाइवट टेबल को हाउ वी कैन एक्सप्लेन, कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ पाइवट टेबल वी कैन समराइज एंड एनालाइज आवर डेटाबेस। पहले समरी बनती है, उसके ऊपर एनालिसिस होती है, ज़्यादा सेल्स हुई है, कम सेल्स हुई है। सो विद द हेल्प ऑफ पाइवट टेबल वी कैन समराइज और एनालाइज आवर डेटाबेस। तो सबसे फर्स्ट पार्ट है कि पाइवट टेबल बनाते कैसे हैं। तो डेटा को सेलेक्ट करना है कंट्रोल A के साथ, और उससे भी पहले पाइवट बनाने से पहले हमारे पास एक डेटा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि सेल्स पर्सन का नाम है, डेट है, वीक वाइज सेल्स का डिटेल्स है, किस एज ग्रुप के आपके क्लाइंट थे, किस तरह की प्रोडक्ट सेल हुई है, किस सिटी में सेल हुई है, उसकी कॉस्ट क्या रही थी, उसकी सेल्स प्राइस क्या रही थी। ये एक डेटा है। जब भी आप पाइवट बनाएं तो सबसे पहले डेटा की अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है, ताकि आप बेहतर तरीके से उसको एनालाइज कर पाएंगे। तो सबसे पहले पाइवट टेबल बनाने के लिए आप अपने डेटा को सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट के अंदर जाएंगे, पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे और हमारा पाइवट टेबल बन गया। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होंगे शायद जो अभी पाइवट टेबल यूज नहीं कर रहे होंगे। आप लोगों में से कोई है जो पाइवट टेबल यूज नहीं कर रहे हैं या पाइवट टेबल के बारे में कुछ भी नहीं पता है? एनीबडी, कोई ऐसा जने जो पाइवट टेबल के बारे में बिल्कुल यूज नहीं करते, कभी यूज नहीं किया है? क्योंकि मैं उनको टारगेट करना चाहता हूं जो कभी यूज नहीं किए, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस आप कल जाके देख सकते हैं कि वो 20% तक रिपोर्ट बनाने में सक्षम हो जाएंगे। एनीवन? सपना? सपना मैम को थोड़ा नेटवर्क इशू है। अच्छा, और सुशील जी आप कितना यूज करते हैं पाइवट टेबल? सर वो हमारा जीएसटी का डेटा बनाने में ही काम आती है, वैसे ज्यादा यूज तो करते नहीं है। क्योंकि उसमें जैसे जीएसटी नंबर होते हैं ना, उसके आधार के ऊपर ये डेटा समराइज हो जाता है और काम आता है। ठीक है ठीक है, ऐसे सर शुरू करते हैं थ्रू आउट पाइवट टेबल। आप लोग सब लोग म्यूट कर लीजिए फिलहाल, जब जरूरत पड़ेगी तो अनम्यूट करना है। आइए पाइवट टेबल को बनाने का सबसे फर्स्ट तरीका देखते हैं कि हम लोगों को क्या करना है। कंट्रोल A करके पहले डेटा सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि डेटा फिलहाल तो 1000 के आसपास है, लेकिन ये
10 lakhs भी रहेगा, 5 lakhs भी रहेगा, 3 lakhs भी रहेगा या 10,000 भी रहेगा, तो कंट्रोल ए से डेटा सेलेक्ट हो जाता है। देन इंसर्ट का पहला ऑप्शन है पाइवट टेबल। सो इस तरीके से आपको पाइवट टेबल क्रिएट करना है। एक चीज़ और ध्यान देना है कि जब आप कंट्रोल ए करने के बाद पाइवट टेबल में जाते हो तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि पाइवट टेबल जो बनाने वाले हो आपको न्यू वर्कशीट में बनाना है या एग्जिस्टिंग में बनाना है। तो मेरा मानना है कि 99% कोशिश आप यही करो कि एग्जिस्टिंग में नहीं बनाना चाहिए, हमें न्यू ही बनाना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट न्यू ही होता है। एग्जिस्टिंग का मतलब होता है कि इसी में डेटा है और इसी में आप पाइवट टेबल बना रहे हो, तो उसको अवॉइड ही करना है, इसलिए न्यू पे ही आपको पाइवट टेबल बनाना है। चलिए, हमारा पाइवट टेबल बन के तैयार हो गया। सबसे पहले पाइवट टेबल में हमें समझना है कि पाइवट टेबल के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। इस पार्ट को पाइवट केस बोलते हैं और इस पार्ट को पाइवट टेबल फील्ड्स बोलते हैं। तो जितना भी आप पाइवट टेबल में रिपोर्ट्स बनाएंगे उन सब की कंट्रोल इधर आपके 5 सेक्शन में है। हाफ ऑफ द सेक्शन में कुछ है ही नहीं, आपके डेटा का जो हेडिंग था वही है हाफ ऑफ द सेक्शन। नीचे 4 पार्ट है, इसी 4 पार्ट को यूज करना होता है इस फील्ड्स को मूव करने के लिए इन चारों एरिया में, और आपका पाइवट टेबल बन जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे को सिटी वाइज सेल्स रिपोर्ट चाहिए, तो सिटी को पकड़ के रो में डाल दो और सेल्स को पकड़ के वैल्यूज़ में डाल दो। वैल्यूज़ में कैलकुलेशन होती है और रोज़ में रो वाइज समरी होती है। देखिए 2 सेकेंड में हमारा एक रिपोर्ट बन के तैयार हो गया कि सिटी वाइज कितनी सेल्स हुई है। सेम एग्जाम्पल, इसका नाम मैं पाइवट टेबल 2 डाल देता हूँ और मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे को प्रोडक्ट वाइज सेल्स बताओ। प्रोडक्ट को उठा के रोज़ में डाल दिया और सेल्स को उठा के हमने वैल्यूज़ में डाल दी। हमारा रिपोर्ट बन के तैयार हो गया कि किस प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई है। सेम उसी तरीके से मैंने बोला कि जितने भी आपके पास सेल्स पर्सन हैं, सेल्स पर्सन वाइज कितने लोगों ने कितना सेल किया है। सेल्स को रोज़ में डाल देता हूँ और सेल्स अमाउंट को, सेल्स पर्सन को रोज़ में और सेल्स अमाउंट को वैल्यूज़ में हमारी रिपोर्ट बन गई। देखिए 2-2 सेकेंड 3-3 सेकेंड में हमारी रिपोर्ट्स बन जाती है। अब क्या होता है कि पाइवट टेबल जब आप एक सिंपल तरीके से बना लेते हैं तो आगे क्या क्या प्रोसीजर है उसको समझने के लिए एक पाइवट टेबल और हमने बनाया। मैंने बोला सिटी वाइज हमें सेल्स दिखाओ, तो आपने क्या किया था, सिटी को उठा के रो पे रख दिया था और सेल्स को उठा के कॉलम में वैल्यूज़ में रख दिया था। बट आप अगर आप चाहो तो आप रोज़ में नहीं रख के कॉलम्स में भी रख सकते हैं। ध्यान देंगे, जब हम रोज़ में रखते हैं तो लेफ्ट साइड में सिटी का नाम है, राइट साइड में उसकी टोटल सेल्स है, और अगर हम कॉलम में रखते हैं फिर भी वही रिपोर्ट है। इस बार हर एक सिटी के नीचे नीचे उसकी वैल्यूज़ हैं। लेकिन अगर विजुअलाइज फॉर्म की बात करें तो 99% लोग ऐसे यूज करते हैं, कुछ लोग चाहें तो ऐसे यूज कर सकते हैं। रिपोर्ट सेम ही है, आपको जैसे आसान लगे, बट समझना यहाँ है रो में रखने से रो वाइज समरी बनती है, कॉलम में रखने से कॉलम वाइज समरी बनती है। हमारी ये जो 4 पार्ट हैं इसमें से 3 पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक पाइवट टेबल और बनाते हैं और एक दूसरी लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। इस बार मेरा छोटा सा क्वेश्चन होगा, ध्यान से जवाब देना है कि ये जो मैंने डेटा अभी सेट बनाया है, एक रिपोर्ट बनाया है, सो इस रिपोर्ट को क्या बोलेंगे सागर, कि क्या बना है ये? सर इस रिपोर्ट को जी, ये जो रिपोर्ट बना है इस पाइवट टेबल को हम एक क्या नाम दे सकते हैं कि पाइवट टेबल में आपने क्या बनाया है? ये समरी एप्रोप्रिएट बताइए कि ये रिपोर्ट बना क्या है। सर ये रिपोर्ट बनाए कि मतलब जो आइटम है उसके अगेंस्ट में क्या सेल किया। एग्जैक्टली, इसको बोलेंगे प्रोडक्ट वाइज सम ऑफ सेल्स, इसको बोलेंगे सिटी वाइज सम ऑफ सेल्स, इसको बोलेंगे सिटी वाइज सम ऑफ सेल्स, इसको बोलेंगे प्रोडक्ट वाइज सम ऑफ सेल्स, इसको बोलेंगे पर्सन वाइज सम ऑफ सेल्स।
ये बताना ज़रूरी है। अब क्या हुआ कि हमने आपको बताया कि प्रोडक्ट वाइज सेल्स तो है, बट हमें ये भी चाहिए कि किस प्रोडक्ट को किसने बेचा है, इसकी भी डिटेल्स हमें चाहिए। कुछ नहीं करना अपने को, यहाँ से सेल्स पर्सन को उठा के आपको रोज़ में रख देना आइटम के नीचे। अब ये हो गया कि लैपटॉप की जो 1,35,000 की सेल हुई है, जिसमें से एक ने तनवीर ने बेचा, एक राधा ने बेचा और एक रिया ने बेचा। वहीं एप्पल की 46 लाख से ज़्यादा की सेल है, जिसको मनीष ने इतना, आसिफ ने इतना, खुशी ने इतना, हिमांशी ने इतना, ऐसे ऐसे आप पूरा ब्रेक मोड में देख सकते हो। देखिए, एक छोटा सा अप्स एंड डाउन करने से पूरा रिपोर्ट बदल जाता है। इस रिपोर्ट को जो अभी हमने बनाई है, संजय जी, इस रिपोर्ट को हम क्या बोल सकते हैं? सर ये प्रोडक्ट वाइज स्टार सेल्स जी, इसको बोल सकते हैं प्रोडक्ट वाइज, सेल्स पर्सन वाइज, टोटल सम ऑफ सेल्स। ठीक है, क्योंकि ये बताना भी जरूरी है कि ये बन क्या रहा है, क्योंकि इतना जल्दी बनता है 2 सेकेंड या 1 सेकेंड में, तो ये जानना है कि ये बना क्या है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, आइटम को नीचे कर दे रहा हूँ और सेल्स को ऊपर कर दिया, रिपोर्ट बदल गया। अनमोल बता सकते हैं कि ये बना क्या है? अनमोल? सर ये प्रोडक्ट वाइज स्टाफ वाइज सेल्स नहीं, स्टाफ वाइज नहीं, सेल्स पर्सन वाइज। हाँ सेल्स पर्सन वाइज प्रायोरिटी क्या हो गया इस बार? सेल्स पर्सन प्रायोरिटी हो गई। सेल्स पर्सन वाइज, प्रोडक्ट वाइज, टोटल सेल्स। ठीक है, इतना तो समझ में आ ही गया कि इस तरीके के मोमेंट से हम 1-2 सेकेंड में बहुत सारे रिपोर्ट्स बना सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने एक पाइवट टेबल क्रिएट करा। अब तो जो लोग कभी नहीं पाइवट टेबल बनाया होगा वो भी सीख गए होंगे, 4-5 बार पाइवट टेबल बना चुके हैं। दिस इज 6th टाइम पाइवट टेबल 6। हमने क्या किया, सिटी वाइज, प्रोडक्ट वाइज सेल्स रिपोर्ट बनाई है। इस केस में मैं खुद बता दिया कि क्या बनाया, सिटी वाइज, प्रोडक्ट वाइज, सम ऑफ सेल्स बना दिया। लेकिन बॉस ने बोला कि देखो, आप एक ही सीट पे हर एक सिटी के बारे में ब्यौरा मत दो, हमें एक एक करके दो, एक एक करके प्रिंट आउट दो। अभी प्रिंट कमांड देंगे तो मुंबई भी आ जाएगा, जयपुर भी आएगा। तो व्हाट वी कैन डू इज कि सिटी को उठा के रख देंगे फिल्टर में। सिटी में जैसे ही फिल्टर में लगाया तो एक रिपोर्ट बना जिसको हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट वाइज सम ऑफ सेल्स, जिसमें सारी सिटी इन्वॉल्व है, बट सिटी का कोई लेना देना नहीं। अगर सिटी नहीं भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस रिपोर्ट में। लेकिन अगर मैं सिटी को यहाँ रखता हूँ और यहाँ पे मैं एक फिल्टर लगा देता हूँ जयपुर, अब ये रिपोर्ट बदल गया। ये रिपोर्ट कुछ और कहता है। ये रिपोर्ट को हम क्या नाम दे सकते हैं? सुशील जी आप बताएंगे कि क्या? ओपी वर्मा जी आप बताएं कि इस रिपोर्ट को हम क्या बोल सकते हैं? यस सर, ये लोकेशन वाइज प्रोडक्ट का सम ऑफ सेल्स। लोकेशन वाइज नहीं बोल सकते हैं, गलत हो गया। आशीष सर आप बताएं कि क्या रिपोर्ट बना है? सिटी वाइज प्रोडक्ट नहीं, गलत हो गया। जयपुर सिटी एग्जैक्टली, प्रोडक्ट वाइज सेल्स फॉर जयपुर। सिटी वाइज नहीं है, इसमें सिटी नहीं है इन्वॉल्व बहुत सारा, इसमें एक ही सिटी इन्वॉल्व है। इसलिए आपको क्या बोलना है? प्रोडक्ट वाइज सेल्स फॉर जयपुर, ये बोल सकते हैं। स्पेशली यहाँ पे फिल्टर करके हम अहमदाबाद का देख सकते हैं, यहाँ पे फिल्टर करके हम फरीदाबाद का देख सकते हैं। जब यहाँ सामने फरीदाबाद है तो व्हाट वी कैन से, प्रोडक्ट वाइज सम ऑफ सेल्स फॉर फरीदाबाद। सिंपल इसको रिवर्स कर देते हैं। अब क्या बन गया? अब बन गया हमारा कि सिर्फ एप्पल की सेल्स को हम लोग देख पा रहे हैं सिटी वाइज, तो इसको क्या बोलेंगे? सिटी वाइज सेल्स फॉर एप्पल। सिर्फ एप्पल के लिए हम जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जब हम इस चीज़ को पूरा डिटेल में रखेंगे, यहाँ पे पूरा डिटेल में रखेंगे, तब बोलेंगे प्रोडक्ट वाइज सिटी वाइज।
प्रोडक्ट वाइज, सिटी वाइज, क्योंकि दोनों का डिफरेंस यहाँ समझना पड़ेगा कि फिल्टर में हम तभी रखते हैं जब किसी पर्टिकुलर सिटी, प्रोडक्ट या किसी नेम के बारे में स्पेसिफिकली हमें पता करना हो। जैसे हमें ये पता करना है कि जयपुर के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट बिके हैं और टोटल उसकी सेल्स क्या रही थी। अब समझ में आ गया? थोड़ा और क्लैरिटी आ गया होगा। आइए एक पाइवट टेबल और क्रिएट करते हैं और इस पाइवट टेबल में हम कुछ और समझने की कोशिश करेंगे। जितनी बार पाइवट टेबल बना रहा हूँ समझें कि उतने ट्रिक्स आप सीखेंगे या सीख रहे हैं। हमने क्या किया, इस बार प्रोडक्ट को इधर रखा और हमने क्या किया, सेल्स को उठा के इधर रख लिया। मैं बहुत सिंपल बात पूछ रहा हूँ और इस बार मैं पूछूंगा मनीषा आपसे कि क्या बना है ये रिपोर्ट। मनीषा, सीट से बाहर, सीट से बाहर। सपना, ये प्रोडक्ट वाइज सम ऑफ सेल्स है। प्रोडक्ट वाइज सम ऑफ सेल्स है। गुड। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं ना, इससे दो चीज़ें पता चलती है कि आपके यहाँ नेटवर्क वगैरह ठीक चल रहा है और आप अपने सीट पे हो कि नहीं, ये दोनों बात पता चल जाता है। और तीसरा पता चलता है कि समझ रहे हैं कि नहीं। तो तीनों चीज़ें आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए, नेटवर्क भी ठीक हो, समझ रहे हैं तो आंसर भी दीजिए फटाफट से, और सीट पर से तो उठ के बिल्कुल नहीं जाना है। आइए मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे कि मैं सेल्स को कई बार इसमें डाल रहा हूँ। मैं एक बार डालूँ, दो बार डालूँ, या 4 बार डालूँ, या 5 बार डालूँ, या 50 बार डालूँ, हर बार एक ही आंसर आना है। आंसर तो बदलने वाला नहीं है। यहाँ पे हम लोग एक बहुत अच्छा एनालिटिक्स तैयार कर सकते हैं, एक लॉजिक तैयार कर सकते हैं, एक पूरा डैशबोर्ड तैयार कर सकते हैं, एक पूरी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। उसको बोलते हैं वैल्यू फील्ड सेटिंग। आपको क्या करना है, इतना तो हमारे काम का है, बट ये सारा रिपीट है, इसका कोई काम नहीं। यहीं पे सेकेंड कॉलम में जाना है, राइट क्लिक करना है, एक ऑप्शन मिलेगा वैल्यू फील्ड सेटिंग। वैल्यू फील्ड सेटिंग पे क्लिक करेंगे, देखिए सम है उसको काउंट करवा दीजिए। जैसे ही आप देखोगे अब यहाँ तक का रिपोर्ट का मतलब बनता है कि अगर लैपटॉप की सिर्फ 1,35,000 की सेल है तो कितने प्रोडक्ट बिके हैं, सिर्फ 3। काउंट मतलब काउंट करना। अगर एप्पल की 40 लाख से ज़्यादा की सेल हुई है तो कितने प्रोडक्ट बिके हैं। अगर ओप्पो की 6 लाख से ज़्यादा की सेल है तो कितने प्रोडक्ट बिके हैं। उसी तरीके से थर्ड कॉलम में जाके वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे एवरेज लगा देंगे तो प्रोडक्ट वाइज एवरेज कॉस्ट निकल के आ जाएगा। इसी तरह से फोर्थ कॉलम में जाके आपने मैक्स लगा दिया तो आपके यहाँ हाईएस्ट सेल्स क्या गई है उस प्रोडक्ट की वो दिख जाएगा। उसी तरीके से वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके आपने मीन लगा दिया तो मिनिमम। अब देखिए एक ही चीज़ का कितना एनालिसिस हो रहा है, प्रोडक्ट वाइज सम ऑफ सेल्स, काउंट ऑफ सेल्स, एवरेज ऑफ सेल्स, हाईएस्ट सेल्स, लोएस्ट सेल्स, एवरीथिंग इज इन सिंगल प्लेटफॉर्म। अब सब कुछ एक ही जगह पे देख पा रहे हो। कैसे? राइट क्लिक पे एक वैल्यू फील्ड सेटिंग नाम का ऑप्शन मिलता है, उसके थ्रू। यस अनमोल, आप कुछ क्वेश्चन कह रहे हैं? सर एक्चुअली क्या है कि पॉज हो गया था, अभी आप मेरे को वो वैल्यू फील्ड सेटिंग से बोलना था। सिंपल, अच्छा समझ में आ गया ना? हाँ ठीक। देखिए एक बार मैं पाइवट सर टेबल एक बार फिर से बता दीजिए कैसे भावना कुछ नहीं, एक बार फिर से एक ही फील्ड को बार बार डालना है और डालने के बाद राइट क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग से आपको सबसे ज़्यादा सम, काउंट और एवरेज का यूज होता है। कभी कभी मैक्स और मिनिमम का भी यूज आप ले सकते हैं। जैसे हमें ये भी पता करना है कि हाईएस्ट सेल्स एप्पल की कितने की गई है तो 5 लाख रुपए की गई है। लोएस्ट सेल एप्पल की कितने की गई है, 1200 रुपये की गई है। उसी तरीके से वीवो की बात करते हैं कि 9000 की सबसे हाईएस्ट सेल गई है, 200 रुपये की सबसे लोएस्ट सेल गई है। कई सारा एनालिसिस, एवरेज सेल्स कितनी गई है, कितने सेल्स हुए हैं वन प्लस के, कितने प्रोडक्ट बिके, टोटल जो प्रोडक्ट बिके हैं उसका टोटल सम क्या रहा था। सो एवरीथिंग यू कैन एनालाइज थ्रू वैल्यू फील्ड सेटिंग।
एक बार ध्यान देंगे कि हमने जो जो पार्ट अभी डिस्कस किया है वो पार्ट को हम लोग थोड़ा हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हमने शुरू किया था कि पाइवट टेबल क्या है, क्लियर हो चुका है। उसके अंदर 4 फील्ड आपको मिले जिसमें रो, कॉलम, वैल्यूज और फिल्टर। उसका यूज सीखा, उसको मूव करना सीखा, और स्पेशली हमें जिस चीज़ के बारे में स्पेसिफिक किसी सिटी के बारे में देखना है तो यूज ऑफ फिल्टर आपने देखा। अभी हमने देखा कि कैसे वैल्यू फील्ड सेटिंग हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर एक छोटा सा टॉपिक होता है यूज ऑफ रिफ्रेश। होता क्या है कि आपने जो भी रिपोर्ट्स बनाई है उस रिपोर्ट के हिसाब से हमारी जो टोटल सेल है फिलहाल 1,32,00,000 की सेल है। 1,32,11,337 रुपये की, 1,32,11,337 की। बाद में आपने अपना बिल चेक किया और क्रॉस चेक करने से हमें ये पता चला कि ये वाला अमाउंट गलती से आपने 40-30 लिखा, ये तो 50-50 5,555 रुपीज़ का था। ये जो आपने 1452 लिखा ये तो 5,412 का था। तो आपने 2 करेक्शन किए यहाँ पे, बट आप देखेंगे कि किसी तरह का रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो कहा जाता है कि जब भी कभी आप अपने मास्टर डेटा में चेंज करें तो राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करते ही आपको ये फिगर अपडेट हो जाता है, एवरेज अपडेट हो जाएगा, सारी की सारी चीज़ें अपडेट हो जाती है। एक बार फिर से देखते हैं, आखिरी फिगर है 6822। एक बार फिर से देखते हैं कि हमने कोई डेटा में चेंज करा। जैसे चेंज करा तो चेंज के बाद आपको रिफ्लेक्शन देखने के लिए आप डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं, इस पर राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर देंगे। देखा आपने कि 8810 हो गया। तो यूज ऑफ रिफ्रेश का मतलब होता है कि जब भी कभी मास्टर डेटा के अंदर कोई चेंज हो तो उसको आपको क्या करना है, यूज ऑफ रिफ्रेश ऑप्शन के थ्रू आपको अपडेटेड रिपोर्ट देखने के लिए आपको एक बार यूज ऑफ रिफ्रेश ऑप्शन करना है, रिफ्रेश ऑप्शन का यूज करना है। एक छोटा सा और टॉपिक है जिसको समझने की कोशिश करेंगे। जो होते जा रहा है उसको मैं रेड कर रहा हूँ, ध्यान देंगे। जितने भी हमने 15 पॉइंट्स इसमें डिस्कस करना है। एक पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं डबल क्लिक ऑन रिपोर्ट डेटा एंड गेट सेपरेट सीट फॉर दैट आइटम इन डिटेल। यानी कि इतने सारे पाइवट टेबल बनाए आपने और किसी ने आपसे, आपके बॉस ने पूछ दिया कि आप जयपुर की 18 लाख की सेल दिखा रहे हो, ये 18 लाख की सेल कौन कौन सी है, या 17 लाख की सेल कौन कौन सी हुई है, या यहाँ पे 31 लाख की सेल फरीदाबाद में दिखा रहे हो, कौन कौन सी है। तो आपको कुछ नहीं करना, इस 18 लाख वाले अमाउंट पे डबल क्लिक करोगे तो डबल क्लिक करते ही एक सीट जनरेट होगा आपके लिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ जयपुर के बारे में चर्चा होगा। देखिए जयपुर, कभी आपको बॉस ने बोल दिया कि ओप्पो की सेल तुम 6 लाख की दिखा रहे हो, इसका ब्रेकअप दिखाओ, पूरी डिटेल दिखाओ। कुछ करना ही नहीं, इस 6 लाख वाले डेटा पे डबल क्लिक करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ओप्पो की सीट जनरेट हुई। अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इसका रीनेम करके रख लीजिए, ये इस सीट पे सिर्फ और सिर्फ हमारा ओप्पो का सेल है। कितना आसान ट्रिक है जो आप अप्लाई कर सकते हैं पाइवट के अंदर और आप अपना कितना सारा टाइम बचा सकते हैं। अब एक छोटा सा ट्रिक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक रेंज सिलेक्शन। ये कुछ है ही नहीं ट्रिक। कहा जाता है कि नॉर्मली आप जब डेटा के अंदर किसी तरह का चेंज करते हो, आप तो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश करके डेटा अपडेट होके आपके रिपोर्ट में बन जाते हैं। लेकिन अगर कल के डेट में नीचे डेटा जुड़ना शुरू हो जाए, इसीलिए आप क्या करो कि जब आप पाइवट टेबल बनाओ तो पहले इसको टेबल में कन्वर्ट कर लो। देखिए ये ऑलरेडी टेबल में कन्वर्टेड है इसलिए हाईलाइटेड नहीं है। नॉर्मली जो डेटा होता है ये आपको ऐसा दिखता है,
जब आप इंसर्ट में जाओगे तो देखो ये पाइवट टेबल में टेबल हाईलाइटेड मिलेगा, इस पे क्लिक कर लेना, यानी पहले इसको टेबल में कन्वर्ट कर लेना है और टेबल में कन्वर्ट करने के बाद ही पाइवट टेबल बनाना है। जब भी कभी देखो ये ऑलरेडी टेबल में कन्वर्ट है, फिर से हाईलाइटेड खत्म हो गया, ये इनएक्टिव लग रहा है क्योंकि ऑलरेडी टेबल है ये। तो पाइवट टेबल जब भी कभी आप बनाओगे और कल के डेट में पाइवट टेबल के अंदर कोई नया डेटा भी ऐड होगा तो ऑटोमेटिकली पाइवट टेबल आपका अपडेट हो जाता है। इस मेथड से अगर आप पाइवट टेबल बनाने से पहले क्या करते हो, उस टेबल को कन्वर्ट कर लेते हो। देखिए एग्जांपल के लिए इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, पहले एक पाइवट टेबल जनरेट कर रहा हूँ प्रोडक्ट वाइज, मान लो सम ऑफ कॉस्ट कि क्या हमारी लागत लगी थी प्रोडक्ट वाइज। लेकिन पाइवट टेबल में जाके मेरी कुछ सेल्स और इंक्रीज हुई और जब इंक्रीज हुई तो यहाँ पे कोई एडिटिंग नहीं हुई, बस यहाँ पे इतना डेटा बढ़ गया मेरा। अगर इतना डेटा बढ़ गया तो आप देख सकते हैं पाइवट टेबल के अंदर जो पाइवट टेबल अभी हमने बनाया है, इस पाइवट टेबल में कोई इफेक्ट नहीं है। इसी को राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर देंगे तो ऑटोमेटिकली देखिए वैल्यू अपडेट हो जाता है। तो कहा जाता है कि जब भी पाइवट टेबल बनाओ तो पहले उसको टेबल में आप कन्वर्ट कर लो तो आपका पाइवट टेबल काफ़ी सॉलिड रहेगा, बहुत अच्छे तरीके से पाइवट टेबल अपडेट हो जाता है। आपको बार बार पाइवट टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, बस नीचे पेस्ट करते रहो डेटा और आप रिफ्रेश करते रहो जब भी आपको पाइवट टेबल से कोई रिपोर्ट देना हो बॉस को। तो पाइवट टेबल के ये सारे रेड वाले पार्ट क्लियर हो गया। राइट सर। अब आता है कि कई बार हमारे पाइवट टेबल के अंदर, यानी कि हमारे डेटा के अंदर स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, कुछ फील्ड नहीं होते हैं और आपको वो फील्ड के बेस पे कोई आंसर देना हो। जैसे यहाँ पे कॉस्ट दे रखा है सिटी वाइज या प्रोडक्ट वाइज, लेकिन उसकी प्रॉफिट नहीं दे रखी, बट बॉस कह रहे हैं कि भाई मेरे को तो सिटी वाइज प्रॉफिट बताओ कि कितना प्रॉफिट हुआ है। बहुत सिंपल मेथड है, आपको पाइवट टेबल जनरेट करना है जिसमें प्रोडक्ट वाइज आपसे प्रॉफिट पूछा गया था। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमें सेल्स का डेटा और कॉस्ट का डेटा दोनों रखना पड़ेगा। दोनों रखने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट लिख दीजिए सिंपली। देखिए यहीं पे ट्रिक है, गलती से भी आप इक्वल्स टू कॉस्ट पे क्लिक मत कीजिएगा, सेल्स पे क्लिक मत कीजिएगा, आपको इसका एड्रेस चूज करना है। अगर आपके पास 365 है MS ऑफिस तब तो बन जाएगा, क्लिक करोगे माइनस दिस करोगे बन जाएगा, मेरे पास है। अगर आपके पास पुराने वर्जन है तो सब में 6 लाख 60 हज़ार दिखने लगेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ध्यान देंगे ट्रिक कि आपको इस पे क्लिक नहीं करके इसका एड्रेस यूज करना है। द एड्रेस इज B4, मतलब टाइप करना है B4 माइनस C4 टाइप करना है, आपका हो जाएगा। एकदम छोटा सा ट्रिक है। हमें पता चल गया कि भाई किस प्रोडक्ट में हमें कितना प्रॉफिट है। अब एक चैलेंज आ जाता है कभी कभी कि हमें सेल्स और कॉस्ट हमें दिखाना नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट दिखाना है। तब भी पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कॉपी करके पेस्ट स्पेशल कर लीजिएगा जहाँ पे कभी भी आपको इसको यूज करना है एज ए वैल्यू, और इस टाइम में आपको इन दोनों कॉलम को हटा लेना है। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट। लेकिन आप चाहते हो कि पाइवट टेबल के अंदर हम सिर्फ प्रॉफिट दिखाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली जैसे ही कॉस्ट ऑफ करोगे तो पूरी सेल्स ही आपको प्रॉफिट दिखेगा, और ये हटा दिया तो सारे प्रॉफिट जीरो हो जाएंगे, यानी ये वाला फंडा फिर नहीं चलेगा। ऐसे केस के लिए हम पाइवट टेबल के एनालाइज में जाएंगे और एनालाइज के अंदर जाके एक छोटा सा ऑप्शन होता है फील्ड आइटम एंड सेट्स, फील्ड आइटम एंड सेट्स, और यहाँ पे होता है कैलकुलेटेड फील्ड। इसमें आपको एक फॉर्मूला जनरेट करना है खुद से प्रॉफिट नाम का या मार्जिन नाम का, जो भी चीज़ आप नाम देना चाहते हैं। और यहाँ पे आपको सोचना है कि किसको किसके साथ घटाना है। सेल्स को इंसर्ट करेंगे, माइनस कॉस्ट को
इंसर्ट करेंगे। बस यही फॉर्मूला जो बाहर लगा रहे थे वो अंदर लगाना है, ऐड करके ओके कर देंगे। जो मैं चाहता था, यानी कि मैं चाहता था कि आपको कॉस्ट और सेल्स नहीं दिखाऊं लेकिन प्रॉफिट हमें दिख जाए, तो इस तरीके से वी कैन क्रिएट। जस्ट इमेजिन करें कि आपके पास कॉस्ट है, सेल्स नहीं है, आप एमआरपी तैयार करना चाहते हैं। वंस अगेन, एमआरपी तैयार करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, सो नाम दे देंगे एमआरपी। एमआरपी के लिए हमें कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी, हमने ले लिया कॉस्ट इनटू, मान लो कि आपको 30% मार्जिन चाहिए, तो 30% मार्जिन का मतलब हो गया 130%। 100% का मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट, 30% मार्जिन, सिंपली क्या लगाया, कॉस्ट इंटू 130%, ऐड और ओके। ये आपके वो प्रोडक्ट जिसकी कॉस्ट भी देख लें इसका क्या था, जिसकी कॉस्ट 75,000 रुपये थी, उसके ऊपर 30% मार्जिन का मतलब होता है कि ये अब एमआरपी इस प्रोडक्ट का ओवरऑल 97,500 बनेगा। सो इस तरीके से आप कई सारे फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हो, मैन्युअली भी क्रिएट कर सकते हो और अंदर जाके भी क्रिएट कर सकते हो। सो दिस इज पाइवट टेबल 9। बात समझ में आ रही है? ओपी वर्मा साहब, यस सर। ऑल क्लियर? यस सर, ऑल क्लियर। और हमारे राम किशन साहब, यस सर। ऑल क्लियर? क्लियर। कौन सा वाला क्लियर, क्लिनिक ऑल क्लियर या प्राइवेट वाला क्लियर? एक होता है प्राइवेट वाला। एक प्राइवेट वाला। एक पढ़ाते गए और निकल गया सारा, एक प्राइवेट वाला। सब सर सब निकल गया, और एक होता है कि नहीं बचा हुआ है, मतलब सारे क्लियर हैं। तो कौन सा वाला क्लियर? प्राइवेट वाला आगे कराएंगे वो क्लियर हो जाएगा। ऐसा करते हैं, मैं खुद भी यही सोच रहा था कि पाइवट टेबल में और भी खतरनाक और बहुत बेजोड़ ऑप्शन है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन आज एक बड़े चैप्टर हमने किए जिसका नाम था कंडीशनल फॉर्मेटिंग। एक बड़ा चैप्टर किया था जिसमें डेट एंड टाइम का जो नेक्स्ट वाला पार्ट था। तो अब जो हम बताएंगे तो शायद कहीं ना कहीं लोड ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको यहीं पे रोक देते हैं और नेक्स्ट डे इतना पाइवट टेबल का रिवीजन करके आना है, पूरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रिवीजन करके आना है, प्लस वो असाइनमेंट्स दिए वो बना के आना है, प्लस जो हमने डेट एंड टाइम के ऊपर थोड़े फंक्शन पढ़ाए थे उसको भी थोड़ा सा रिकॉल करना है, क्योंकि जब हम इफ नेस्टेड इफ में जाएंगे पाइवट के बाद या डेटा वैलिडेशन में जाएंगे उस समय भी हमें सारे फंक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं भी यही सोच रहा था कि ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही चैप्टर, तीनों चैप्टर एडवांस के ही थे। तो आज पाइवट टेबल का हाफ ऑफ द पार्ट हमने कर लिया, हाफ ऑफ द पार्ट नेक्स्ट सेशन में करेंगे, और पूरे जितने भी चीज़ें आपने सीखी है उसको एक बार अच्छे से रिकॉल कर लीजिए, अच्छे से रिकॉल कर लीजिए सारी चीज़ें। और नेक्स्ट जब क्लास शुरू करेंगे, जैसे हर बार करते हैं, आपके क्वेरी से क्लास स्टार्ट करेंगे, डाउट से क्लास स्टार्ट करेंगे, फिर 5-10 मिनट्स का हम लोग फिर मेरे तरफ से क्वेश्चन होगा और फिर एक नई चीज़ों की तरफ मूव करेंगे। मीनवाइल मैं सारे ही वीडियो अभी आपको रात तक में सारा अपलोड करके आपको सारी लिंक आज ही मैं भेज देता हूँ, ताकि आप अपना A to Z कंसंट्रेशन एक एक करके, मिक्स करके नहीं पढ़ना है। पहले आप डेट वाले देख लेंगे सारा सेक्शन, उसके बाद फिर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था आज का, वो कर लेना है। और सबसे ज़्यादा इजी था पाइवट टेबल का आज वाला सारा पार्ट, बट आगे कुछ और भी पार्ट है जो ट्रिक्स है, उस ट्रिक्स के साथ हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट डे वाले भी कर देंगे, नो वरी, ठीक है। आज 10 बजे से पहले सारे अपलोड करके सारे की चीज़ें मैं आपके पास शेयर कर देता हूँ लिंक। आज के लिए इतना ही रखते हैं, डन। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्यूसडे को सेम 2 o'clock पे।
Right, sir. ठीक है, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। थैंक यू सर। क्योंकि 4 घंटे 3.5 घंटे की क्लास कम नहीं होती है। थैंक यू सर। अच्छा सिखाया सर। अच्छा ही सिखाएंगे सर, नो वरी। आसियाना वाले ऐसे ही हायर नहीं किए, सारे इंजीनियर हैं। नहीं, सभी डिपार्टमेंट से सर। अच्छा सभी नहीं, मैंने बोला कि आसियाना जो लिमिटेड है ना, so उसमें इंजीनियर का बोलबाला है। तो जो हमें हायर किया है ना पढ़ाने के लिए, आपको सिखाने के लिए, तो वो लोग भी काफी अच्छे इंजीनियर्स हैं। पाली सर ने हमें 2018 में हायर किया था आपके लिए। अभी 2018 से हम हैं आपके साथ, और हर जो सेशन होती है उसमें कुछ नए फीचर्स जितने भी आते हैं सब हम उसको ऐड करते हैं सिलेबस के अंदर। इसीलिए ये कंटिन्यू कहीं ना कहीं सिलेबस बढ़ता जाता है और आपकी लर्निंग चीज़ें अच्छी होती जाती हैं। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद नेक्स्ट ट्यूसडे 2 o'clock पे। प्रैक्टिस करिएगा। वो लोगों से ज़्यादा मैं वो करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा जो वीडियो मोड में नहीं होते हैं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। सर।